क्या आप कंपटीशन कंट्रोल कर सकते हो? जो नए बच्चे आ रहे हैं उनके बैग छीन ले रहे हो, पुस्तक छीन ले रहे हो, कोचिंग में पैसा जमा करने वाला स्कूल लूट ले रहे हो कि नहीं कंपटीशन बढ़ा रहा है तो आई कैन नॉट कंट्रोल कि हाई कोर्ट कब स्टे हटाएगा और मेरा एग्जाम होगा। राइट नाउ यू कैन नॉट कंट्रोल कि रिजर्वेशन का इशू क्या होने वाला है छत्तीसगढ़ में। अपने कोचिंग में बेस्ट हो, इसका मतलब ये नहीं कि पूरे सीजी भर में आप बेस्ट होगे, लेकिन अगर आप कोचिंग में सेकंड थर्ड आ रहे हो तो डेफिनेटली इसका मतलब है ऐसे 2 से 3 लोग हैं जो आपसे बेटर परफॉर्म कर रहे हैं हर पेपर में, एंड दे विल बीट यू ऑन दैट डे। ठीक है, तो ट्राई टू टॉप एवरी टेस्ट सीरीज एटलीस्ट। अगर 70,000 लोग में कम्पीट करना है तो 70 लोग में तो कर ही सकते हो कम्पीट। जय हिंद दोस्तों। आप लोगों से तो मैं लगभग 1.5-2 साल से इंटरेक्ट कर रहा हूँ। तो एक जो चीज़ है जो मुझे रियलाइज़ हुई कि ऐसी 2 चीज़ें हैं जो मैं बार बार रिपीट नहीं कर पाया हूँ। बाकी जो प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजीज़ हैं, मेंस की स्ट्रैटेजीज़ है, वो तो मोस्टली चिल्ला के सबको स्कीम बता ही दी है। तो उसमें जो 2 चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि आज पर्सनली आप लोग मिले हैं, ये ऑफलाइन फेस टू फेस मिले, तो उसमें बताना चाहूँगा कि वन थिंग दैट आई रियलाइज कि जो टॉपर्स जो होते हैं, जो नॉर्मल एस्पिरेंट से थोड़े से जो डिफरेंट होते हैं, वो ये होता है कि वी आर वेरी हार्श ऑन अवरसेल्व्स, कि हम लोग ईजी नहीं जाते खुद पे। वी ऑलवेज चैलेंज अवरसेल्फ, और जब भी चीज़ें कठिन होती है तो हम लोग ज़्यादा मेहनत करते हैं। क्योंकि क्या होता है कि यूजुअली जो सेइंग होती है वो ये, द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन बैटल। तो जो सीजन आता है, जैसे अभी सीजन चल रहा है अगले महीने प्रीलिम्स से, तो जनवरी में आप सब पढ़ोगे, देयर इज नो डिफरेंस इन इट। ठीक है, जनवरी पूरा पढ़ोगे, दिसंबर पूरा पढ़ोगे, प्रीलिम्स दोगे, उसके बाद जिसका सिलेक्शन हो जाएगा वो जून तक पूरा पढ़ेगा। ये तो कॉमन है, ये तो हम सबको करना है। तो मुझे एक चीज़ जो रियलाइज़ हुई कि टॉपर जिसमें थोड़े से स्मार्ट होते हैं और इफेक्टिव होते हैं, वो ये है जब ऑफ सीजन होता है। फॉर एग्जाम्पल जुलाई के बाद लगभग कोई भी सिग्निफिकेंट एग्जाम नहीं है, दिसंबर तक कोई सिग्निफिकेंट टारगेट नहीं है। तो ये जून से लेके दिसंबर तक ये जो 6 महीने में जिसने अपने आप को पुश किया, उसका रिजल्ट सिग्निफिकेंटली इंप्रूव होता है। और ये मेरे साथ ही नहीं हुआ है, सबके साथ हुआ है। मेरा हो गया, आशुतोष का हो गया, पीयूष का हो गया, नितिन तिवारी, अंशुल 2018 में देखेंगे तो अभिसार पांडे, भूमिका देसाई, मैं सबको पर्सनली जानता था। मैं इनके प्रिपरेशन के स्टार्टिंग फेज से ही कनेक्टेड था इनके साथ, कहीं ना कहीं से डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो ये जो ऑफ सीजन होता है, ये जो पीस टाइम होता है, उसमें जो इतना स्वेट करता है, इतना ज़्यादा मेहनत करता है, तो मुझे रियलाइज़ हुआ है कि उनको एक सिग्निफिकेंट एडवांटेज होता है। तो वी आर वेरी हार्श। जिस दिन सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ आइडियल है, उस दिन जितना पढ़ना है उतना तो पढ़ते ही हैं। लेकिन जिस दिन मूड नहीं कर रहा है, बाहर का मौसम बहुत अच्छा है, नई मूवी लगी हुई है, उस दिन ज़्यादा पढ़ता था मैं अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। तो दिस इज़ वन थिंग जो मुझे लगता है कि थोड़ा सा डिफरेंट है, जो जिनकी रैंक आ जाती है मोस्टली फ्रॉम द नॉर्मल एस्पिरेंट्स, कि वी आर वेरी डिसिप्लिन एंड हार्श, है ना। हम लोग बहुत तरीके से कह सकते हैं कि एक पॉजिटिव अफर्मेशन भी, कि मैं वासु सर के टेलीग्राम ग्रुप में घूम रहा था, तो उसमें वासु सर ने अपने एक आध पेपर्स में लिखा है अपने आप को मोटिवेट करने के लिए, लाइक बी अ चीता, है ना, रन जैम रन, इस टाइप से लिखा है वासु सर ने। तो ऐसे ही मैं भी अपने नोट्स में कुछ ना कुछ, जैसे मैं रिवाइज कर रहा हूँ तो एक चैप्टर आ गया ना, तो उसके नीचे मैं लिख देता था आज की डेट। जैसे आज 14 तारीख है ना, आज 14 जनवरी है ना, तो उसमें मैं लिख दिया करता था कि 14 जनवरी 2024 यू आर नॉट कमिंग बैक टू दिस पेज। मतलब ये आखिरी बार पढ़ रहा हूँ कि इसके बाद सिलेक्शन ले ही लेना है, 2024 में दोबारा नहीं देखना है। तो ऐसा मैं बहुत जगह मैंने लिख के रखा था कि 2024 में दोबारा इस पेज को नहीं देखना है करके, एंड माँ सरस्वती की कृपा से नहीं देखना पड़ा। तो उसको कह लीजिए कि एक प्रकार से एक सेल्फ डिसिप्लिन हो गया, सेल्फ हिप्नोसिस हो गया, सेल्फ अफर्मेशन हो गया, ये थोड़ा सा ज़्यादा करते हैं। ये सिलेबस तो हर कोई पढ़ता है, बुक्स वही है, मैटर वही है, कंपटीशन वही है, फॉर्मेट वही है, लेकिन वन थिंग जिसमें थोड़ा सा ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, दैट इज कि अपने आप को मोटिवेट करना, सेल्फ मोटिवेट करना, अपने आप को चैलेंज करना इन नॉर्मल डेज। तो ये चीज़ अच्छे करते हैं। और दूसरी चीज़ जो मैं बोलता हूँ कि काफ़ी सिग्निफिकेंट है, कि बी ओपन टू बोरोइंग आइडियाज़। आप बहुत ज़्यादा जीनियस नहीं हो कि इस एग्जाम से रिलेटेड अगर 100 स्ट्रैटेजीज है तो 100 आपकी यूनिक स्ट्रैटेजीज होंगी। आपके साथ इतने सारे लोग, लाखों लोग इस एग्जाम को दे चुके हैं, तो डेफिनेटली ऐसे 10 से 20 स्ट्रैटेजी होगी जिसके बारे में आपको कोई आइडिया नहीं होगा, बट दे आर वेरी इफेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल वासु सर बता रहे थे कि वो यूजुअली 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते थे और उनके 95-100 के आसपास मार्क्स आते थे। फिर कहीं से उन्होंने सुना कि यार 95 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो अचानक से मार्क्स बढ़ते हैं, एंड देन ही ट्राइड, और उसके बाद वो काम करने लगा। तो वैसे ही आप हर चीज़ फिगर आउट नहीं कर सकते हो। अगर आपको एक बेटर आइडिया, एक बेटर आंसर राइटिंग का टेक्निक, एक बेटर प्रीलिम्स के ऑप्शंस को एलिमिनेट करने की टेक्निक कहीं से मिल रही है, जस्ट बोरो इट।
उसमें ना ईगो आना चाहिए कि आई कैन डू इट बेटर। अगर वो स्ट्रैटेजी इफेक्टिव है तो जस्ट बोरो इट। उसमें कोई भी शर्म नहीं आनी चाहिए, कोई भी ईगो नहीं आना चाहिए, क्योंकि आप इसमें 100 प्रकार का अप्रोच है, इन्फिनाइट अप्रोच है, और हर एक अप्रोच को आप ट्राई नहीं कर सकते, क्योंकि इतना आपके पास क्रिएटिविटी भी नहीं है और इतना टाइम भी नहीं है कि हर अटेम्प्ट्स में आप कुछ अपने से कुछ सेल्फ डिजाइंड टेक्निक से ही कर रहे हो। तो बी ओपन टू आइडिया। अगर मैंने बता दिया कि ठीक है पॉइंट वाइज लिख लो तो पॉइंट वाइज लिख लो, अगर किसी ने बता दिया कि पैराग्राफ वाइज लिख के थोड़ा ज़्यादा मार्क्स आए तो ऐसा कर लो, किसी ने बोला कि अगर करंट अफेयर डाल के ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं तो उसको ऐड कर लो, अगर आपको लगे किसी ने ग्राफिकल आंसर्स लिखे हैं, ग्राफ डालें, मैप डालें, फ्लो चार्ट डालें, तो उसमें ज़्यादा आपको नंबर उठ रहे हैं तो वो कर लो। अगर ऐसे में, खासकर छत्तीसगढ़ के ऐसे में अगर कोई बोल रहा है कि मैंने कोटेशंस बहुत ज़्यादा डाले थे, स्लोगन डाले थे, कुछ पोएम डाले थे, उससे ज़्यादा मार्क्स आ गए, जहाँ पे 50 में लोगों को 33 मिल गए, मुझे 40 मिल गए, तो ये सब अप्रोच बोरो कर लो। तो दो चीज़ें, पहला पुश योरसेल्फ और दूसरा बी ओपन टू आइडियाज़। ये दोनों चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा एक डिफरेंस होती है, लेकिन शुरू दिन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन ओवर द कोर्स ऑफ 3 years आप इतने मोटिवेटेड रहोगे और आप इतने सारी स्ट्रैटेजीज, बेस्ट प्रैक्टिसेस अपने आंसर राइटिंग में, अपने प्रीलिम्स से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में इनकॉर्पोरेट कर चुके होगे कि दैट विल मेक अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस। ठीक है, तो ये दो चीज़ें टेक अवेज है। अब आप लोग क्वेश्चन लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे, 10 क्वेश्चन लेंगे। एक क्वेश्चन कोई लड़का पूछ लेना, एक कोई लड़की पूछ लेना, ताकि दोनों को बराबर मौका मिले। तो आपने ऐसे किन चीज़ों को फॉलो किया जिससे आप कितनी अच्छी रैंक करें सर? तो ऐसा एस्पेक्ट बताइए हमको कि अपार्ट फ्रॉम द प्रिपरेशन कि अगले निधि हम से कोई एक सिग्निफिकेंट जो डिफरेंस था मेरे साथ राइट फ्रॉम द डे वन, है ना, चलो पर्सनल चीज़ बताता हूँ। मैं इसी एरिया में रहा हूँ 8-10 साल, 2006 से लेके 2012 तक 7 साल लगभग रहा हूँ। एंड यकीन नहीं करोगे, ये जो लाइब्रेरी बनी है ना, मेरे घर के जस्ट बाजू में बनी है। पीछे वाले जो गया विहार कॉलोनी है, वहाँ पे रहता था मैं। और यकीन नहीं करोगे कि रुचि शर्मा रैंक 3rd जस्ट मेरी पड़ोसी थी। लाइक मैं यहाँ पे, ये घर है और हम दोनों की कॉमन दीवार है और यहाँ पे इनका घर है, इस टाइप से हम लोग पड़ोसी हैं पीछे गया विहार में। तो सिविल सर्विसेज में आने का जो मेरा इंस्पिरेशन था ना, वो रुचि मैम ही थी कि उनकी 3rd रैंक आ गई थी। और जब बाजू में हम लोग रायपुर ट्रांसफर हो गए तब हम लोग खबर मिली थी कि हाँ रुचि शर्मा की रैंक लग गई करके। तब मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं ये था कि चलो मतलब ये भी एक अच्छा करियर चॉइस हो सकता है। तो जो चीज़ें हैं जिसमें डिफरेंस आया, तो पहले ये था कि आई हैड मेंटर्स कैसे था कि रुचि शर्मा रैंक 3rd, प्रफुल्ल साहू असिस्टेंट डायरेक्टर इंडस्ट्रीज रैंक 3rd, विपिन लालवानी असिस्टेंट डायरेक्टर हैंडलूम रैंक 2, उसके बाद जितेंद्र कुमार ACF रैंक 3, भूमिका देसाई 2018 रैंक 10, अभिसार पांडे 2018 रैंक 8। ठीक है, उसके बाद अभी मैं अपने फ्रेंड सर्कल में बात करूंगा तो आकाश शुक्ला रैंक 2, उनको भी देखा हुआ है सर को मैंने। रैंक 5 आशुतोष देवांगन मेरा बैचमेट है। रैंक 6 नितिन तिवारी, नालंदा में पढ़ता था। रैंक 10 अंशुल वर्मा, वो भी नालंदा में था। रैंक 17 असलम, रैंक 11 भानु प्रताप। मतलब मेरा जो पूरा स्क्वाड था, आई हैड पीपल जो मेरे आंखों के सामने पढ़े हैं और रैंक ला रहे हैं। तो वो एक कॉन्फिडेंस और एक सेल्फ डाउट जो होता है ना कि मेरा होगा या नहीं, तो ये सवाल कभी था ही नहीं मेरे साथ। मेरा हमेशा ये सवाल था कब होगा। तो जस्ट बिकॉज आई हैड मेंटर्स एंड पीपल अराउंड मी हु हैव सक्सेसफुली क्लियर्ड दिस एग्जाम, जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, तो ऐसे कोई इसमें एलिगेशंस नहीं थे कि इसका ऐसे हो गया वैसे हो गया, जो कि यूजुअली मार्केट में घूमते रहते हैं। मैंने तो बचपन से देखा है ना उस आदमी को, आई नो उनकी फैमिलीज कैसी है, कितनी एकेडमिकली इंक्लाइंड है। तो एक भरोसा ये था कि उनका हुआ है और मेरा एकेडमिक लेवल भी लगभग सेम है, तो मेरा हो जाएगा। तो पहला ये था। दूसरा, ये मेंटर्स थे, मेरे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में थे। तो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर लो, मेंस में ऐसा आंसर लिख लो, तो ये स्ट्रैटेजी तो अभी मैं आप सबको दे रहा हूँ, लेकिन मेरे पास ये 2018 से थी कि मैं हमेशा पूछते रहता था, प्रफुल्ल भाई इसको कैसे करना है, सीजी हिस्ट्री नहीं रटा रहा है, क्या करना है, विपिन सर सीजी हिस्ट्री याद नहीं हो रहा है, क्या करूँ। मैं तो रो के जाता था, रोज बैठ के 15 मिनट रोता था उनके पास कि सर याद नहीं हो रहा छोड़ दूंगा, सर याद नहीं हो रहा छोड़ दूंगा CGPSC। तो उन्होंने बोलता था कि देख नहीं ऐसा है, रटना तो पड़ेगा, अब तू हंस के रट ले कि रो के रट ले। तो फिर मैंने उसको रटा। तो फिर ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे मैच्योरिटी आती गई। उसके बाद एट द सेम टाइम मेरे कल के दोस्त UPSC अटेम्प्ट कर रहे थे, तो उनकी आंसर राइटिंग वगैरह मैं देखते रहता क्या क्या एलिमेंट है। तो वहाँ के जो कुछ कुछ आंसर राइटिंग के एलिमेंट्स मिले, जो मैंने बात कही बोरोइंग द आइडियाज, तो आई वॉज ओपन टू डैट, और उसको मैंने फिर आज CGPSC में अप्लाई करना चालू किया। एक और चीज़ और जो सिग्निफिकेंट थी, जो मुझे हमेशा से ये आइडिया था कि प्रीलिम्स में जितना कर लो 200 में 200 नंबर लाओगे फिर भी वही मतलब है, और 105 कट ऑफ किया और 106 लाओगे फिर भी वही मतलब है।
तो प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा बाहुबली बनने का और पैशनेटली चेस करने का उतना लॉजिक नहीं था, लेकिन मेंस में जहाँ पे एक एक नंबर मैटर कर रहा है, जहाँ पे आधे आधे नंबर से रैंक डिसाइड हो रही है, अटेम्प्ट्स डिसाइड हो रहे हैं, तो मेरा इतना पक्का था कि मेंस में मैंने अगर दिमाग लगा लिया तो चीज़ें अच्छी होंगी। उसके बाद फिर एक और इनोवेशन जो आया मेरे अंदर कि जिस टाइम मैं पीएससी दे रहा था उसके पहले वाले पीएससी में लोग बहुत पैराग्राफ्स में आंसर लिखते थे, एंड पैराग्राफ में आंसर्स लिखना थोड़ा सा उतना सूट नहीं करता था मुझे, लेकिन जस्ट बिकॉज पूरी भीड़ लिख रही थी मुझे लिखना पड़ता था। मुझे लगा कि यही स्टाइल है, शायद यही कन्वेंशन है यहाँ का। तो उस टाइम में मेरे को रियलाइज हुआ कि देयर आर नो लिमिट्स आंसर राइटिंग में। अगर वो ब्लैंक स्पेस है तो ब्लैंक स्पेस है, उसमें ऐसा कोई रूल नहीं है। ओएमआर में तो रूल है ना, 37 क्वेश्चन का सी में अगर गोला करना है तो करना है, उसमें आप पेपर के पीछे थोड़ी ना कर दोगे। लेकिन अगर वो ब्लैंक स्पेस है तो उसमें मैं मैप बनाऊँ, मैं पैराग्राफ वाइज लिखूँ, मैं बुलेट पॉइंट लिखूँ, मैं एरो एरो चला दूँ, वो मेरे ऊपर है। तो उस टाइम में मेरे को रियलाइज हुआ कि यहाँ कुछ क्रिएटिविटी का स्कोप है और यहाँ पे मैं थोड़ा सा इनोवेट कर सकता हूँ। तो मेंस पे फोकस, थोड़ा सा इनोवेशन करना, आइडियाज बोरो करना, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आजू बाजू एक ऐसे मेंटर होना जिनका ऑलरेडी सिलेक्शन हो गया है, जिसको पता है कि कौन सी स्ट्रैटेजीज वर्क करती है नहीं करती हैं, तो इसका डायरेक्ट बेनिफिट मेरे को मिला। सो आई वाज लकी इन दैट सेंस। और लड़कियां मुझको एक सर हमें पूछना है कि सर जैसे जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं मतलब स्कूल में कॉलेज में, तो सर मतलब उनका क्या चांस रहता है कि सीबीएसई निकाल लेंगे? क्योंकि सर बहुत सारे जो सर जैसे मतलब टॉपर जो होते हैं मतलब जिनका 80-90% आता है, तो उनका चांस मतलब वो शुरू से ही उनका बेस अच्छा रहता है, तो आगे चल के भी मतलब अच्छा पढ़ाई करते हैं और निकाल देते हैं। लेकिन जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं उनका बेस अच्छा नहीं होता, स्कूल में या कॉलेज में परसेंटेज भी ज़्यादा अच्छा नहीं आया होता है। तो सर मतलब हम लोग के लिए क्या रहता है? आपने ज़्यादा टॉपर का ही नाम बताया तो डर गए बच्चे लोग। नहीं, ऐसे ऑफिसर्स है ना, मतलब पांचों उंगली एक समान नहीं होती ना, तो वैसी कभी कभी मैं भी सोचता हूँ कि इनका सिलेक्शन कैसे हो गया करके। तो ऐसा है कि काफ़ी ओपन एग्जाम है, ठीक, इसमें आपको सिग्निफिकेंट डिसएडवांटेज कहाँ हो सकता है? लाइक आप भी वही पढ़ रहे हो, वो भी वही पढ़ रहा है, आप भी वही आंसर राइटिंग कर रहे हो, वो भी वही आंसर राइटिंग कर रहा है। आई थिंक थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे ना तो चीज़ें क्लिक करने लगती है। फॉर एग्जाम्पल मुझसे कमिंग फ्रॉम एन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, मुझे बस एक फॉर्मूला रटने की आदत थी और उसके बेसिस में 1000 क्वेश्चन बन सकते थे। लेकिन यहाँ पे अगर 1000 क्वेश्चन है तो लगभग 600-700 यूनिक चीज़ रटनी पड़ती है उस आंसर को फ्रेम करने के लिए। तो मेरे लिए बहुत टफ टाइम था। तो अगर कोई मैथ्स बैकग्राउंड से, उसका मैथ्स बहुत अच्छा है, तो डेफिनेट सी बात है कि उसको रटने में बहुत दिक्कत होगी। तो सीजी हिस्ट्री हो गया, इंडियन हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, फिलॉसफी, सोशोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, उसको रटने में बहुत दिक्कत होगी। ठीक, अगर कोई आर्ट्स बैकग्राउंड से, ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से, उसका हिस्ट्री क्लियर है, पॉलिटी क्लियर है, सोशोलॉजी फिलॉसफी क्लियर है, लेकिन साइंस और मैथ्स उसका क्लियर नहीं है, सी सेट में उसको दिक्कत होती है। तो ऐसा है कि ये एग्जाम ही ऐसा ओपन टाइप से डिजाइंड है कि आप अगर रिलेटिव एडवांटेज में हो किसी जगह, तो किसी जगह रिलेटिव डिसएडवांटेज में हो, और किसी जगह रिलेटिव डिसएडवांटेज में हो तो कहीं जगह रिलेटिव एडवांटेज में हो। द की इज कि पूरे सातों पेपर में जब वो कंबाइन होगा तो आपका स्कोर कितना उठ रहा है। मैं किसी हर पेपर में तो टॉप नहीं किया है मैंने कि हर पेपर में टॉप, पेपर 1 में टॉप, पेपर 2 में टॉप, पेपर 3 में टॉप, इनफैक्ट किसी पेपर में टॉप नहीं किया है। लेकिन व्हाट मैटर्स कि ओवरऑल सातों पेपर का जोड़ कितना बैठ रहा है। तो अगर आप किसी कह सकते हैं कि एवरेज स्टूडेंट है तो आप एवरेज ही परफॉर्म करिए सातों पेपर में। चलिए बहुत ज़्यादा मेहनत करिए, अबव एवरेज परफॉर्म करिए एंड यू विल बी देयर। तो किसी चीज़ में एक्सपर्ट नहीं बनना है, बस अबव एवरेज परफॉर्मेंस करो। सिमिलरली अगर आपका जो भी एकेडमिक लेवल है आपको उससे इंप्रूव करोगे तो यू विल बी देयर। उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं, बस मेहनत करिए। मैथ्स में दिक्कत हो रही है तो मैथ्स के बेसिस देखिए, यूट्यूब में इतने सारे टीचर्स हैं, कौन से पैटर्न में क्वेश्चन आ रहे हैं उसको सॉल्व करके देखिए। अगर आपको रटने में दिक्कत हो रही है तो उसको 2 बार पढ़िए। बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है तो जो मैं करता था मैं सो जाता था, ठीक है। फिर मिल जाता है सर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाला, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाला मतलब कैसे सर क्योंकि आप टॉप कर रहे हैं और जो भी टॉपर्स हो रहे हैं मैक्सिमम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले या इंग्लिश मीडियम वाले जो रहते हैं वो करते हैं। तो हिंदी मीडियम वाले की सर एक शिकायत है, हम लोग से ज़्यादा उन लोग सीट ले लेते हैं, हम लोगों की सीट। आई थिंक सीजीपीएससी में वाला स्टेज अभी आया नहीं है कि हिंदी मीडियम वाले कंप्लेन कर रहे हैं, क्योंकि इक्वल रेशियो में ही बटे हुए हैं हर कोई। लाइक एक साल मैंने टॉप किया, एक साल आस्था ने टॉप किया। आस्था हिंदी मीडियम से, शिल्पी देवांगन प्रॉब्ली मेंस के हिस्ट्री में हाईएस्ट मार्क्स 943 मार्क्स कितना होता है, 943 स्कोर किया उसने, वो भी हिंदी मीडियम से। पीयूष तिवारी हिंदी मीडियम से। तो अभी वाला स्टेज नहीं आया सीजीपीएससी में कि हिंदी इंग्लिश की डिबेट्स आए।
एडवांटेज होता है या नहीं होता है ये तो मैं क्या कहूँ, लाइक अगर हिंदी मीडियम वालों के साथ CGPSC में जो मैंने दिक्कत देखी वो ये है कि इनके पास मटेरियल्स ईजिली अवेलेबल है, और जब भी कोई चीज़ ईजिली अवेलेबल होती है वो हर किसी के पास होती है, और हर कोई उसी मटेरियल को पढ़ के उसी मटेरियल के आंसर्स लिखता है। तो जब एग्जामिनर उसको देखता है तो उसको ऐसा लगता है कि ये चीज़ सेम सेम रिपीट हो रहा है, तो एवरेज मार्किंग हो जाती है। वही इंग्लिश मीडियम वाले के लिए होता है कि हमारे पास कोई भी मटेरियल ईजिली अवेलेबल नहीं है छत्तीसगढ़ में CGPSC के कॉन्टेक्स्ट में, या तो हम लोग किसी और का मटेरियल प्रीफर करते हैं ऑल इंडिया सोर्सेज का, या छत्तीसगढ़ का जो CGPSC उसको ट्रांसलेट करके इंग्लिश में लिखते हैं। तो हम सबके जो ट्रांसलेशन है वो अलग होते हैं, यूनिक होते हैं। 10 लोग पढ़ेंगे, 10 लोग अलग अलग टाइप से हिंदी से इंग्लिश में अनुवाद करेंगे, अलग लैंग्वेज होगी, अलग पॉइंट्स होंगे। तो उसमें ऐसा लगता है कि हाँ ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ये थोड़ा सा डिफरेंट, तो हो सकता है थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए। अगर 10 क्वेश्चन एक प्रकार से दिख रहे हैं तो वहाँ पे एवरेज मार्किंग होगी, और 11वां क्वेश्चन अगर थोड़ा सा बेटर दिखेगा तो हो सकता है उसमें कुछ आधा एक नंबर का फर्क आ जाए। बट ये थ्योरी है, इन रियलिटी हिंदी मीडियम वालों के उतने टॉपर्स आ रहे हैं, उतने DC आ रहे हैं, आई थिंक मोर आ रहे हैं इंग्लिश मीडियम से। तो आई थिंक अभी हिंदी इंग्लिश में तो डिबेट नहीं आई है। और तो सर अपने आप को कैसे मोटिवेट रखना है उस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन मोड में, और सर ऐसा भी है कि उस एग्ज़ाम के साथ अगर बार बार डेट एक्सटेंड हो रहा है तो मुझे किसी और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन मतलब करनी चाहिए या नहीं? ओके ठीक है, आई एम द परफेक्ट पर्सन टू आंसर दिस। क्योंकि हमारा जो प्रीलिम्स हुआ था 2020 के फरवरी में हुआ था, ठीक, फिर कोविड आ गया, तो जो एग्ज़ाम पहले जून 2020 में होना था, लॉकडाउन लग गया, फिर वो अक्टूबर पोस्टपोन हुआ। ठीक, अक्टूबर पोस्टपोन होने के बाद, सॉरी जून में था, उसके बाद जुलाई 2020 पोस्टपोन हुआ। तो हम लोग तैयारी करने लगे कि हाँ चलो मास्क वास्क पहनेंगे। मैं तो लिटरली मास्क पहन के आंसर राइटिंग कर रहा था, और एक टाइम पे तो इतना इंसेन हो गया था कि मैं 2-2 मास्क लगाता था जस्ट टू चैलेंज माई सेल्फ। तो जुलाई हो गया, उसके बाद फिर कोर्ट केस लगा, फिर अक्टूबर पहुंच गया। अक्टूबर के बाद फिर खबर आएगी अब दिसंबर आएगी, तो दिसंबर के बाद जब नोटिफिकेशन नहीं आया और नया वैकेंसी का आ गया, तो इट वॉज क्लियर कि फरवरी में हमको प्रीलिम्स देना है बिना मेंस हुए, और जस्ट के 1 महीने बाद मेंस देना है हमको। तो आई थिंक इस कोविड जैसे अनसर्टेन टाइम पे जब लगातार पोस्टपोन हो रहे हैं आपके एग्जाम डेट्स, आई थिंक वंस अगेन वो जो कोटेशन है वो किक इन करना चाहिए, द मोर यू सर्टेन पीस द लेस यू ब्लीड इन बैटल। ठीक है, अभी कुछ नहीं दिख रहा है, एग्जाम पोस्टपोन्ड है ना, आगे कुछ इमीडिएट गोल है, तो दैट इज द टाइम टू वर्क द हार्डेस्ट। तो इसको एज अ बोनस पीरियड लो, एंड दैट इज द रीजन कि अगर आप 2019 और 20 के रिजल्ट में डिफरेंस देखोगे ना, 2019 के टॉप 10 में 7 से 8 ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी वर्किंग थे किसी न किसी पोस्ट में। रैंक 2 सृष्टि चंद्राकर DSP थी, रैंक 3 सोनाल डेविड असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल थे, रैंक 4 गगन शर्मा तहसीलदार थे, रैंक 5 रुचि शर्मा सासो। ठीक है, और ऐसे करके सबके सब किसी न किसी जॉब में थे, उसमें सिर्फ मैं था फर्स्ट टाइम जॉब वाला। और वही 2020 में देखोगे तो हर कोई मतलब कह सकते हैं कि फ्रेशर ही है वहाँ पे ऑलमोस्ट। तो आपदा को अवसर में बदला हमने, कि जितने वर्किंग प्रोफेशनल थे, हाँ बजा लो, तो जितने वर्किंग प्रोफेशनल थे उन्होंने इस पीरियड को यूज़ किया कि सैलरी भी आ रही है, जाना भी नहीं पड़ रहा है ऑफिस, अटेंड भी बचे हुए हैं, ऑलरेडी कुछ पढ़ के रखा है, तो लेट अस डू समथिंग हियर एंड नाउ दे आर इन सर्विस। ठीक है, तो इतना बड़ा जंप उन्होंने ले पाया जो जॉब के सेक्शन नहीं ले पाते। तो इट इज़ देयर टाइम टू स्वेट एंड वर्क हार्ड। तो कीप वर्किंग हार्ड, और एग्जाम स्विच करने की जरूरत नहीं है, अभी आएगा, 6 महीने बाद आएगा, 8 महीने बाद आएगा, यू विल बी द बेस्ट प्रिपेयर्ड एंड यू विल क्रैक इट। ठीक है, ओके। सर एक क्वेश्चन और कि फैमिली प्रेशर रहता है कि घर पे शादी करना है, तो ऐसा होता है कि मतलब अगर जब मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं भी मतलब बैचलर हूँ तब मैं अच्छा अपना एफर्ट दे सकती हूँ और अच्छे से कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकती हूँ, और उसके बाद कुछ भी कर पाना थोड़ा मेरे लिए बहुत टफ टास्क होगा, और पता नहीं सिचुएशन ऐसा होगा नहीं होगा, बात की बात तो पता नहीं, लेकिन जो करना है अभी करना है। तो कभी कभी मन में मतलब घबराहट सी होती है कि अभी मुझे अगर अच्छा करना है तो मुझे चेंज कर लेना चाहिए या फिर नहीं। देखो, आपने अभी जो प्रेजेंट एग्जाम जो दे रहे हो उसमें लगभग आप 1-1.5 साल डाल चुके होगे अपने प्रिपरेशन में। यस सर, अभी तो प्रिपरेशन मोड पे हूँ कि हाँ ना, तो जैसे अगर मैं CGPSC की तैयारी कर रहा हूँ तो मैं पिछले 1.5 से 2 साल मैंने CGPSC में डाल दिए हैं, लेकिन इसकी वैकेंसी नहीं आ रही है, तो मैं सोच रहा हूँ कि अब बैंकिंग दे दूँ। ठीक है, घर वालों के प्रेशर में, क्योंकि शादी ब्याह एक्सेट्रा है ना, तो दूसरा मैं बैंकिंग का एग्जाम दे दूँ। लेकिन बैंकिंग में जो वैकेंसी है आई हुई है, इसका एग्जाम 3 महीने बाद है, तो आई हैव ओनली 3 मंथ्स टू प्रिपेयर। लेकिन जो प्योर बैंक के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो पिछले 1.5-2 साल से रेडी हैं, क्योंकि जब कोविड लगा था तो उन्होंने आपदा को अवसर में बदला एंड दे स्टडीड हार्ड। तो जिसकी 1.5 साल की प्रिपरेशन है उसको मैं 3 महीने में कैसे टैकल करूँगा? तो इट्स लाइक कि
जस्ट आप इतना गड्ढा खोद चुके हो, थोड़ा सा और गड्ढा खोद के पानी निकाल लो, है ना, अलग से नया गड्ढा स्टार्ट करने का जरूरत नहीं है। तो आई थिंक कि फोकस ऑन वन एग्जाम। और ये सबके लिए भी एडवाइस है कि बीच बीच में जो छोटे छोटे लॉलीपॉप देते रहता है ना CGPSC कि असिस्टेंट डायरेक्टर 2 पोस्ट, फिर लड़के लोग आ जाएंगे कि यार ये वाला पोस्ट में लग गया तो जॉब बड़ी, मतलब लाइफ सेट है, एक बार ACF बन गए तो ये, फिर अपने 2-4 करप्ट ऑफिसर्स की एग्जांपल दे दिए, भाई उसका रेंजर में लगा था, उसने हेलीकॉप्टर खरीद लिया। इस प्रकार की चीज़ें होने लगती हैं। तो आई वुड जस्ट सजेस्ट टू यू कि एक ही एग्जाम में बने रहो, ठीक है, दैट इज द बेस्ट वे टू कम्पीट। जिस दिन वैकेंसी आएगी उस दिन निकालेंगे। किसी मॉक टेस्ट में ऐसा था कि बहुत मतलब नेगेटिव होने की वजह से मतलब थोड़ा बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जा रही हूँ कि ये निकलेगा ही नहीं, तो इसको, इस मेंटल कंडीशन को इस टाइम पीरियड में हम कैसे हैंडल करें? ओके, मैम का कहना है कि एक दिन टेस्ट अच्छा चला जाता है तो बहुत अच्छा लगता है, और दूसरे दिन बुरा चला जाता है तो बुरा लगता है, तो उसको कैसे हैंडल करें। तो आई थिंक कि ये सर्कल में हुआ है, दैट इज कि टॉपिंग अ टेस्ट सीरीज डज नॉट मीन यू आर गोइंग टू टॉप CGPSC, बट नॉट टॉपिंग अ टेस्ट सीरीज डेफिनेटली मीन्स यू आर नॉट गोइंग टू टॉप CGPSC। क्योंकि जब आपने टेस्ट सीरीज में बेस्ट हो, अपने कोचिंग में बेस्ट हो, इसका मतलब ये नहीं कि पूरे CG भर में आप बेस्ट होगे, लेकिन अगर आप कोचिंग में सेकंड थर्ड आ रहे हो तो डेफिनेटली इसका मतलब है ऐसे 2 से 3 लोग हैं जो आपसे बेटर परफॉर्म कर रहे हैं पेपर में, एंड दे विल बीट यू ऑन दैट डे। तो ऐसा है कि अगर बहुत अच्छा चल जाता है टेस्ट सीरीज तो उतना ज़्यादा खुश नहीं होना है, और बुरा मतलब उतना अच्छा नहीं जाता है तो उसमें भी ज़्यादा परेशान नहीं होना है, लेकिन अगर कंसिस्टेंटली बहुत बुरे जा रहे हैं तो आई थिंक यू शुड वरी अबाउट दैट, ठीक है। तो ट्राई टू टॉप एवरी टेस्ट सीरीज एटलीस्ट। अगर 70,000 लोग में कम्पीट करना है तो 70 लोग में तो कर ही सकते हो कम्पीट। तो आई विल जस्ट सजेस्ट कि टेस्ट सीरीज के अगर बहुत ही बुरा रिजल्ट आ रहा है ना, उसमें रिलेटिवली अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं लोग, एंड यू हैव एक्चुअली कंप्लीटेड द सिलेबस एंड हैव अटेम्प्टेड ऑल द पास्ट ईयर क्वेश्चंस, उसके बाद भी अगर रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, उसमें जाके जैसे 2 ऑप्शन के बीच में फंस जा रहा है बार बार, तो उसमें थोड़ा सा वरी करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर पेपर ही इस प्रकार का डिज़ाइन है कि वो इररिलेवेंट है, डेटा पूछ रहा है, डेट पूछ रहा है, किसी के पापा का नाम पूछ रहा है, बहन का नाम पूछ रहा है, तो मतलब उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इफ दैट क्वेश्चन पेपर इज रिलेवेंट, उसी टाइप के फॉर्मेट में CGPSC में क्वेश्चन आते हैं एंड यू आर नॉट परफॉर्मिंग गुड एंड अदर्स आर डूइंग वेरी वेल, तो उस टाइम पे एक ही काम करो जो मैं हमेशा बोल रहा हूँ स्टार्टिंग ऑफ द सेशन, बोरो आइडियाज, उसको पकड़ लो जिसे टॉप किया है कि भाई इसको कैसे सॉल्व किया, ये कहाँ पढ़ा, ये कैसे सॉल्व किया, तो एलिमिनेट करके किया है, ज्ञान से किया या लॉजिक से किया है, जस्ट ट्राई टू बोरो द आइडिया एंड सॉल्व इट, ठीक है। जिस स्टूडेंट को नेक्स्ट ईयर पेपर देना है उसके लिए क्या अप्रोच रहेगा कि कैसे तैयारी करें? तो व्हाट एवर सजेस्ट कि अभी से जो प्रीलिम्स और मेंस का कॉमन सिलेबस है उसको कंप्लीट करो 6 मंथ्स में। CGS कंप्लीट कर लो जून तक, CGS कंप्लीट करो, इंडियन हिस्ट्री कंप्लीट करो, पॉलिटी कंप्लीट कर लो, ज्योग्राफी कंप्लीट करो, इकोनॉमिक्स कंप्लीट करो, ठीक। जून के बाद से जो मेंस के स्पेसिफिक पेपर्स हैं, पेपर 1 लैंग्वेज, पेपर 2 एस्से, पेपर 7, पेपर 6 फिलॉसफी, सोशियोलॉजी, प्रोबेट, इन सबको कर लो, ठीक है। तो अभी जो प्रीलिम्स और मेंस का कॉमन सिलेबस है उसको फर्स्ट 6 मंथ में कर लो, और जून से लेकर दिसंबर तक जो मेंस का एक्सक्लूसिव पोर्शन है जो प्रीलिम्स में नहीं है उसको कर लो, और उसके बाद स्विच कर जाना दिसंबर, जनवरी, फरवरी प्रीलिम्स वाले मोड में, ठीक है। ओके, चलो लड़कों पूछ लो। जय हिंद सर। जय हिंद भाई। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि मेंस का जो एग्ज़ाम है पेपर 3 का, तो वो काफ़ी वास्ट हो जाता है, पढ़ने में भी और अटेम्प्ट करने में, लिखने में भी काफ़ी टाइम ले लेता है। तो वो मेरा भी, मैंने 2 मेंस दिए हैं तो उसमें मेरा वो पेपर काफ़ी वीक गया है, मतलब पूरा मैं अटेम्प्ट कर ही नहीं पाया उसको, सारे उसमें जितने क्वेश्चन थे लगभग सारे मेरे को आ रहे थे, लेकिन मैं उसको पूरा अटेम्प्ट नहीं कर पाया। तो उसको उस कंडीशन पे कैसे डील करना चाहिए, और उसका जैसे पेपर से पहले उसका रिवीजन भी कंप्लीट नहीं हो पाता है, तो उसको कैसे करें थोड़ा सा? ओके, ठीक है। जैसे पेपर के बराबर इतना उसका सिलेबस है, तो अगर आपको पता है कि पेपर 3 का सिलेबस बहुत वास्ट है और उसको लिमिटेड टाइम पे करना है, तो मेरे को लगता है कि इसमें जो सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी मैंने अपनाई थी वो ये है कि ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपके DNA में होने चाहिए, और कुछ सब्जेक्ट होते हैं जो आपके नोट्स में होने चाहिए। जो DNA वाला है ना वो ऐसा है कि वो कम रिवीजन में भी चल जाएगा, और जो नोट्स वाला है उसको एक बार पलटना पड़ता है, क्योंकि मेरे को रियलाइज हो गया था कि इतना बड़ा सिलेबस है और इसको ह्यूमनली रिवाइज करना इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो मैंने पहले से ही पेपर 3 को बहुत ज़्यादा कंठस्थ कर लिया था, उसमें ज़्यादा टाइम दे के उसको कंठस्थ कर लिया था, और उसके नोट्स इस प्रकार से बनाए थे कि बहुत जल्दी जल्दी रिवाइज हो जाए। तो मैंने पेपर 3 में एक्स्ट्रा मेहनत करी थी, ठीक है। तो ये मैंने ये किया था ऐसे ग्रुपिंग करके। सर जैसे
उसमें मेन ये होता है कि जैसे हम लिखते हैं तो उसमें जैसे हम कोई भी डाटा ऐड करते हैं, जैसे कोई ईयर ऐड कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा डाउट रहता है कई बार कि ये अगर सही है तो लिखे और ना है तो ना लिख पाए, ऐसे करके थोड़ा सा उसमें दिक्कत आई होता है। थिंक मेंस में लगभग एकदम प्रिसाइज ईयर लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप इतने बार रिवाइज करोगे ना, वो मोटा मोटी याद हो जाएगा आपको। 1946 है तो 1940s लिख दो, है ना, और दिक्कत हो रही 20th सेंचुरी लिख दो, घुमाओ, इतना तो मैनेज हो जाएगा। तो आई थिंक जो सब्जेक्ट रिवीजन करना ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है उस 3 घंटे में, स्पेशली उतना वास्ट सिलेबस, तो उसको आपको अभी से पता है कि अगले साल हो सकता है आपको लड़ना पड़े या फिर जून में आपको जूझोगे, तो इन 3-4 महीने में रोज 1 घंटे भी दोगे ना पेपर 3 को, तो इतना याद हो जाएगा कि मतलब अगले साल भी याद रहेगा वो। ठीक है, तो आई थिंक रिवाइज मोर वाले पोर्शंस को। जब आपको पता है कि टाइम कम है तो आप हर पन्ना नहीं पलट सकते हो, तो कुछ चीज़ें डीएनए में लेके जानी पड़ेगी। सर उसमें जैसे पॉलिटी का पोर्शन थोड़ा सा डाउन कर देता है और वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पोर्शन को ऐड कर देता है, तो ज़्यादा फोकस हमें पॉलिटी पे करना चाहिए कि या पबैट पे करना या दोनों में फोकस करना पड़ेगा कि एक साल में पबैट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लेता है, 40 नंबर का पूछ लेता है, 35 नंबर का पूछ लेता है, कभी पॉलिटी से ज़्यादा पूछ लेता है, कभी कभी पबैट से बिल्कुल नहीं पूछता है, जैसे शायद 2020 में बिल्कुल नहीं पूछा था पबैट से। तो वो सब चीज़ें होती है, तो रिस्क नहीं लोगे ना। पबैट क्या है, लाइक 10 पन्ने 12 पन्ने में खत्म हो जाएगा, अच्छे से नोट्स बनाओगे तो वो कर लो। ठीक है, थैंक यू। सर 2019 में कट ऑफ 120 से 130, फिर 20 में 100 से 110, फिर उसके बाद 21 में 70 से 80 पे जब आ जाता है कट ऑफ। सर तैयारी का तीसरा साल है, तैयारी भी ठीक ठाक है, टेस्ट में मार्क्स भी अच्छे आ रहे हैं, ठीक ठाक रैंकिंग है, फिर भी मन में जो ये लास्ट महीना है और जो प्री का दिन है 12 तारीख तक, वो मन में डर रहता है कि हर साल एग्ज़ाम का पैटर्न थोड़ा सा बदल रहा है और नए टाइप का पैटर्न आ रहा है और मैक्सिमम नए लोग का एंट्री हो रहा है और हमारे सामने सर चक्रधर समारोह और राउत नाचा का क्रम बढ़ते चला जा रहा है। ऐसे में सर मन में एक डर है कि इस बार क्या होगा और सर तो उससे कैसे डील करें कि, और सर जब आपके ग्रुप का सब पे सब आरआरबी पीओ से लेकर यूपीएससी के एग्जाम क्रैक कर चुके, डिप्टी कलेक्टर से जनपद सीओ, तो सर ऐसे में देखिए कि ओवर द इयर्स पैटर्न चेंज हो रहा है, कट ऑफ फ्लक्चुएट कर रहा है, तो चेंजिंग पैटर्न में कैसे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लाए। दूसरा कंपटीशन बढ़ रहा है। तीसरा इनका ये कहना है कि इनके जो पीयर ग्रुप है उनका सिलेक्शन होते जा रहा है, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को भी लगता है कि हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है। तो आई थिंक इसमें जो बेसिक सेंस है वो ये है कि इसमें कौन से वेरिएबल्स है जो आप कंट्रोल कर सकते हो। क्या आप पैटर्न कंट्रोल कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। क्या आप कंपटीशन कंट्रोल कर सकते हो? जो नए बच्चे आ रहे हैं उनके बैग छीन ले रहे हो, पुस्तक छीन ले रहे हो, कोचिंग में पैसा जमा करने वाला स्कूल लूट ले रहे हो कि नहीं कंपटीशन बढ़ा रहा है, तो वो नहीं कर सकते हो। तीसरा, दूसरे का सिलेक्शन भी आप नहीं रोक सकते हो। अगर उसने अटेम्प्ट किया है तो उसको उतने नंबर आएंगे और उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आई थिंक इस पॉइंट पे यस थोड़ा सा इन्फीरियरिटी हो सकता है, कुछ आप अंडर कॉन्फिडेंट हो सकते हो, कितने साल से नहीं हो रहा है, मैं लगातार मेहनत कर रहा हूँ। बट द थिंग इज कि ये ऐसे वेरिएबल्स है दैट यू कैनॉट कंट्रोल, यू कैनॉट कंट्रोल। जैसे मेरे टाइम में कोविड आई कैनॉट कंट्रोल कि हाई कोर्ट कब स्टे हटाएगा और मेरा एग्जाम होगा। राइट नाउ यू कैनॉट कंट्रोल कि रिजर्वेशन का इशू क्या होने वाला है छत्तीसगढ़ में। ये सब चीज़ें आपके कंट्रोल के बाहर की है। द ओनली वेरिएबल्स दैट यू कैन कंट्रोल इसकी आपका टाइम, आपका सिलेबस और आपका स्ट्रैटेजी। मेरे को कितने टाइम कौन से सब्जेक्ट को अलॉट करना है, कैसे मेरे को स्ट्रैटेजाइज करना है और कैसे मुझे अपना मेंटल पीस बना के रखना है। ये चीज़ 3 चीज़ आपके कंट्रोल में है, ठीक है। तो व्हाट आई विल सजेस्ट टू यू इज कि बाकी सब चीज़ें जो है उस पर आप ज़्यादा चीज़ें इफेक्ट नहीं कर सकते हो, लेकिन अपना टाइम, स्ट्रैटेजी और स्पेशली इमोशनल स्टेबिलिटी अगर आप कंट्रोल नहीं करोगे तो डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं नुकसान होगा। तो इसमें स्मार्ट थिंग ये है कि आराम से पढ़ो और जो 2018, 19 और 20 के पेपर है जो आपने दिया होगा उसको निकालो, जो आपने अटेम्प्ट किया था उसमें देखो कि आप उसको टैबुलेट कर लो। जैसे 100 क्वेश्चन है, आप देखो इसमें कौन से क्वेश्चन मैंने गलत करे। तो उसमें एक ना ब्रॉड एरियाज आने लगेंगे कि सीजीजीएस के क्वेश्चंस ज़्यादा गलत हुए या इंडिया जीएस के क्वेश्चन ज़्यादा गलत हुए। अगर सीजीजीएस के क्वेश्चन जो गलत हुए कौन से टॉपिक से ज़्यादा गलत हुए या छोड़ने पड़े मुझे, या इंडिया जीएस में जो मैंने अटेम्प्ट किया है उसमें से कौन से टॉपिक मुझे छोड़ने पड़े या फिर मेरे गलत हो गए। तो ऐसे करके ना आपको अपने वीक एरियाज लिखने पड़ेंगे कि इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं शायद मेरे से बनते नहीं है, शायद फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं तो मैं नहीं बना पाता हूँ, शायद स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो 2 ऑप्शन में मैं अटक जाता हूँ और मैं जो ऑप्शन लगाता हूँ 2 ऑप्शन में से उसमें से दूसरा वाला इसे लगता है मेरा वाला गलत हो जाता है। तो
इस प्रकार की चीज़ें हो सकती है। तो आई थिंक इंस्टेड ऑफ वरिंग अबाउट कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जो हो चुका है वो हो चुका है। प्रीलिम्स रुका तो रुका, दूसरों का सिलेक्शन हुआ तो हुआ। अभी 1 महीना है आपके पास, अपने आप को आराम से कंपोज कर लो एंड जस्ट बी प्रिपेयर्ड, ठीक है? क्योंकि मन के हारे हारे, मन के जीते जीत। अगर अंदर ऐसा है ना कि बनना तो है, सवाल है कब, और कभी ये सवाल आ गया कि होगा या नहीं, तो वो दिक्कत है। बस ये है कि बनना तो है, कब। तो मेहनत करते रहो, थोड़ा पॉजिटिव रहो एंड जो क्रिटिकल मोमेंट है ना अपना पूरा प्रिपरेशन का, जो फोकस पॉइंट है, वो 2 घंटे में आप कैसे अटेम्प्ट करोगे 100 क्वेश्चन, उसमें ज़्यादा ब्रेक थ्रू करो। जैसे फॉर एग्जांपल एक F1 रेसर जो होता है, वो 300-350 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलाता है अपनी गाड़ी, और अचानक से 40-50 की स्पीड में आ जाता है। तो उसके पास उतना टाइम नहीं होता है रिएक्ट करने के लिए सर्किट में, इसलिए वो क्या करते हैं कि 1-2 दिन पहले से ही उस सर्किट में धीरे धीरे चल के और अपने रूम में बैठ के विजुलाइज करते हैं कि यहाँ से राइट टर्न है, यहाँ से लेफ्ट टर्न है, यहाँ से राइट टर्न है, यहाँ से सीधा पैच मिलेगा, यहाँ पे भगाना है। तो इस प्रकार से वो एक कह सकते हैं कि एक मेंटल प्रैक्टिस कर लेते हैं उस चीज़ का। तो आई थिंक यू नीड टू डू द सेम। अगर कठिन क्वेश्चन आया तो कैसे करना है, उसको हटाना है। अगर इजी क्वेश्चन आया तो कैसे करना है। अगर ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस आ गए, मल्टीपल स्टेटमेंट्स वाले, तो किस प्रकार से एलिमिनेट करना है। तो ये सब सिनेरियो को दिमाग में चलाते रहो, ठीक, और बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। एक सिनेरियो हो सकता है कि सब क्वेश्चंस बन रहे हैं, तब हड़बड़ा के ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं करना है। एक क्वेश्चन हो सकता है कि लाइन से 10-15 क्वेश्चंस नहीं बने और नाउ आप पैनिक कर रहे हो कि कैसे ये क्वेश्चन पेपर बहुत कठिन आ गया है। उस सिनेरियो में सोचते रहो कि अपने आप को बार बार दिमाग से वॉइस निकालनी है कि कोई बात नहीं, बाकी और 85 क्वेश्चन बचे हुए हैं। तो जस्ट बी प्रिपेयर्ड। एक मेंटल हर सिनेरियो को आप प्रिपेयर करते जाओ एंड बी कॉन्फिडेंट। होगा यार, क्यों नहीं होगा, डेफिनेटली होगा। हेलो सर। हेलो हेलो सर, मैं ना 2025 में दिलाने वाली हूँ एग्जाम। ऐसा नहीं है, मतलब पूछ रही हूँ टाइम मैनेज के लिए। मतलब इतना लंबा टाइम है ना, मतलब 2 साल। तो फैमिली वाले भी बोल रहे हैं कि इसी में लगी पड़ी रहेगी कि दूसरा कोई डिग्री कर ले, ऐसा करके। तो मेरा मानना है कि दूसरा कोई करने से अच्छा ये इसी में फोकस करूँ, लेकिन घर वाले नहीं माने, तो कैसे करूँ? अब बहुत लेट हो चुके हैं वाला क्वेश्चन पूछने के, आपको 2020 में पूछना था ऐसा लग रहा है। आई थिंक वाली मैडम का है, CSR वाली। अभी घर वाले में क्या चल रहा है, लाइक क्या रिश्ते आ रहे हैं, लेकिन उनसे पूछ रहे हैं, सीनियर है आपकी, वो डेफिनेटली होते हैं। कोई मामला नहीं है, वो होने लगेगा मैडम 2025 में, रुको थोड़े दिन बाद तो घर वाले नहीं तो रिश्तेदार। वॉइस तो चाह रहे हैं ऐसी दिक्कत हो, लेकिन देखो ऐसा है कि आप एक बार डिसाइड कर लोगे ना कि आप पढ़ना चाहते हो, तो फिर आप पढ़ोगे। घर वाले क्या बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, बस यही है उनका, मतलब वो कुछ नहीं बोलते, तेरे को जो करना है वो कर। आज तक कभी कुछ रोके टोके तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फिर भी होता नहीं है कि हाँ ये कर लेती तो हो जाता, तो कम से कम दूसरा ऑप्शन रहता है, ऐसा हाल है। आई थिंक ना लाइक ऐसा है कि देखो, ग्रेटर द रिस्क ग्रेटर द रिवॉर्ड, ठीक है? अब इतना इंटेंस कंपटीशन भी फाइट नहीं करना है और बहुत अच्छी पोस्ट भी मिल जानी है, ऐसा नहीं होता है। और ऐसा है कि अगर आप कोई ऐसा कोई मीडियोकर जॉब एज अ पार्किंग स्पेस टाइप का यूज़ कर रहे हो कि यहाँ पे मैं थोड़ी देर रुकूंगी, तैयारी कर लूँगी और उसके बाद फिर मैं अच्छे जॉब में शिफ्ट हो जाऊँगी, तो आई थिंक जितने भी यंगस्टर होते हैं उनको हमेशा लगता है कि सारे जो कोलीग्स हैं, स्पेशली जो सिविल सर्विस में तैयारी कर रहे हैं, उनके जो कॉलेज वाले दोस्त थे, कोई IT में चले गया है, कोई स्टार्टअप में चले गया है, कोई विदेश चले गया है MS करने, तो उनको हमेशा लगता है यार कि मैं तो प्रिपरेशन ही कर रहा हूँ पिछले 3-3.5 साल से, और वो लोग लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, इंस्टाग्राम में फोटो डाल रहे हैं, है ना, और हर जगह घूम रहे हैं। तो मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं दिन भर लाइब्रेरी में बैठता हूँ और रटते रहता हूँ कौन सा राजा किसके बाद आया, इस प्रकार की चीज़ें रटते रहता हूँ। तो आई थिंक कि लॉन्ग टर्म में जैसे मेरा जो दोस्त है अभी US आने वाला है, आईफोन मंगाया उससे तो मेरा जो दोस्त है वो आने वाला है US से, और वो US चले गया 2019 में, तब मैंने ऑलमोस्ट प्रिपरेशन स्टार्ट ही करी थी। तो 2019 में वो US आ चुका था एंड उस टाइम पे मेरे को भी ऐसा लग सकता था जैसे आपको लग रहा है कि छोटी मोटी जॉब हो जाती है, तो मैं भी उस टाइप से इंजॉय करता। तो जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो मेरे US वाला जो दोस्त है, वेरी गुड फ्रेंड, डाई हार्ट फ्रेंड, उसके पापा का कॉल आया मेरे पास, ना मेरे दोस्त का नाम आदित्य है, तो आदित्य के फादर का कॉल आया और उसने बोला बेटा बहुत खुश हुई, मुझे बहुत खुशी हुई। मैं आदित्य को भी बोलता हूँ क्या US में राजपत्रित अधिकारी बन जाता था यहाँ पे। तो वही है कि लाइक थोड़ा रेस्ट लेना पड़ता है एंड मैं तो यही कहता हूँ या तो जॉब ना लगे और लगे तो सबसे बेस्ट वाली लगे।
जो आप चाहते हो, जो आपकी नज़र में बेस्ट है। तो आई थिंक छोटे मोटे ट्रीट से अच्छा है कि पूरी हलवाई की दुकान अपनी हो। तो आई विल सजेस्ट कि आप पढ़ो अच्छे से, अभी ज़्यादा वरी मत करो कि 2025 में फिर कुछ ना कुछ इवेंट्स चेंज हो जाते हैं। तो ठीक है, भगवान करे ऐसा ना हो। लड़के क्या बोल रहे हैं, भगवान करे ऐसा हो। ठीक है, चलो थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा। चलो थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आप लोग से इंटरेक्ट करके, बहुत टाइम। ओके।